दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज। तो आज हम डालेंगे कौन कौन से वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, उनके कॉजेज क्या हैं और उनको रेमेडीज क्या हैं। तो आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे, व्हाट इज डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज रीजन फॉर द डिफेक्ट, डिफेक्ट का क्या क्या कारण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, नेम ऑफ द डिफेक्ट, डिफेक्ट का नाम कौन सा है, डिस्क्रिप्शन, कॉजेज ऑफ डिफेक्ट एंड प्रिवेंशन रेमेडीज ऑफ डिफेक्ट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर और वेल्डिंग डिफेक्ट और उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं डिफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज डिफेक्ट? तो एनी डिसकंटिन्यूटी जो भी कि हमारी स्टैंडर्ड लिमिट से आगे हो जाती है, उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब कोई भी डिसकंटिन्यूटी है, जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, AWS फॉलो करते हैं, ASME फॉलो करते हैं, उसकी जो गाइडलाइन दी हुई है उनसे एक्सेस हो जाएगा तो हम उसको डिफेक्ट कहेंगे। अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूटी रहेगा और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये डिफेक्ट के रीजन क्या क्या होते हैं, तो ये कुछ रीजन है नीचे। इनकरेक्ट वेल्डिंग पैरामीटर। इनकरेक्ट वेल्डिंग पैरामीटर मतलब अगर हमारा करंट वोल्टेज ज़्यादा है, करंट सही नहीं ले रहा या वोल्टेज सही नहीं है, तो हमें वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा। दूसरा होता है रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस। रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस का मीन्स है कि अगर जैसे हमको करंट DCEN चाहिए और हमने DCEP पे पोलैरिटी लगा के काम किया, तो हमको वेल्डिंग डिफेक्ट आने के चांस हो जाएंगे। तो दोस्तों, डिफेक्ट से बचने के लिए हमें सही वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, इलेक्ट्रोड, गैस एटसेट्रा। मतलब अगर हमने कोई भी वेल्डिंग कंज्यूमेबल गलत लिया हुआ है, गैस शील्डिंग गैस गलत ले ली है, तो उससे भी डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो हमें बेस मेटल के हिसाब से ही अपने वेल्डिंग कंज्यूमेबल, फिलर रॉड वगैरह का सिलेक्शन करना चाहिए, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर ये हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो उससे वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा। इनकम्पिटेंट वेल्डर, अगर हमारा वेल्डर अनस्किल्ड है, सही नहीं है, तो उससे डिफेक्ट आने के चांसेस 99% है। इनकरेक्ट जॉइंट प्रिपरेशन, अगर हमारा जॉइंट सही नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये बेवल ग्रुप बनाया है, ये सही से ग्रुप नहीं बनाया है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे स्लैग और फ्लक्स इंक्लूजन हो गया है। तो अगर हमारा जॉइंट प्रिपरेशन सही नहीं है तो डिफेक्ट आने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें कभी भी डिफेक्ट से बचने के लिए जॉइंट जो है सही बनाना चाहिए, बेवल वगैरह सही से काटना चाहिए। रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसीजर, अगर हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर गलत है तो भी डिफेक्ट आने के चांसेस 100% रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो कि वेल्डिंग डिफेक्ट के रीज़न है, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम नॉर्मली जो होता है वेल्डिंग डिफेक्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट और इंटरनल डिफेक्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट क्या होते हैं? जो विजुअल होते हैं, सरफेस पे होते हैं वेल्ड की, उनको एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं। इन सबको हम विजुअली पकड़ सकते हैं। इंटरनल डिफेक्ट कौन से होते हैं? जो सब सरफेस पे होते हैं या हिडन होते हैं, वेल्ड के अंदर होते हैं, उनको इंटरनल डिफेक्ट बोलते हैं। ये ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे हम जानेंगे विजुअल डिफेक्ट में कौन कौन से आते हैं। जैसे सरफेस क्रैक, सरफेस पे कोई क्रैक हुआ, सरफेस पोरोसिटी, ब्लो होल, पिन होल्स, ये सब विजुअल डिफेक्ट है, एक्सटर्नल डिफेक्ट है। अंडरकट, अंडरफिल, एक्सेसिव पेनिट्रेशन, ओवरलैप्स, आर्क स्ट्राइक्स और स्पैटर, ये दोस्तों हमारे एक्सटर्नल डिफेक्ट हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल डिफेक्ट कौन से होते हैं। इंटरनल क्रैक हो, इंटरनल पोरोसिटी, ब्लो होल्स, इंक्लूजन्स, लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ये हमारे इंटरनल डिफेक्ट है। अब आगे दोस्तों हम जानेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनके कारण क्या है, उनको सही कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों क्रैक। जो क्रैक होता है ये बहुत डेंजरस डिफेक्ट है। ये जो होता है हमारे सरफेस पे, सब सरफेस पे और इनसाइड द वेल्ड मेटल भी मिल सकता है।
क्रैक होता कैसे है, क्या होता है जब हमारा मटेरियल का लोकलाइज्ड स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो क्रैक आ जाता है। कहने का मतलब जैसे हमने मटेरियल को वेल्ड किया, तो इसके अंदर जो लोकलाइज्ड स्ट्रेस होगा और जो ये मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मटेरियल क्रैक हो जाएगा, जिससे क्रैक डेवलप हो जाता है। तो क्रैक जो होता है नॉर्मली दो तरह का होता है, हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक। अब हम जानेंगे कि दोस्तों हॉट क्रैक क्या होता है, कोल्ड क्रैक क्या होता है। तो सबसे पहले हॉट क्रैक। हॉट क्रैक जो होता है वो ड्यूरिंग वेल्डिंग या सून आफ्टर वेल्डिंग डेवलप होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, जब मोल्टल पूल हमारा सॉलिड हो रहा होता है, तो या तो वो वेल्डिंग के समय में होता है या वेल्डिंग के थोड़ी देर में हो जाता है, उसके तुरंत बाद हो जाता है। ये जो होता है, जब हमारा मोल्टन पूल जो होता है सॉलिडिफाइड हो रहा होता है, उसी टाइम ये होता है। दूसरा, ये हमारा जो हॉट क्रैक है, ये वेल्ड मेटल जोन में होता है। जब हमारी वेल्डिंग होती है तो वेल्ड जोन में होता है, और बट ये हीट इफेक्टेड जोन में भी हो सकता है। हीट इफेक्टेड जोन के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, ये हीट इफेक्टेड जोन जो होता है, जो वेल्ड एरिया के नज़दीक एरिया होता है, उसे हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के बगल में बेस मेटल का कुछ हिस्सा होता है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहता है। वो जो होता है मेल्ट तो नहीं होता, बट मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, वो मेल्ट नहीं होता है और हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है, तो उससे उसके अंदर कुछ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। उस एरिया को हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। तो जो हॉट क्रैक होता है वो मोस्टली वेल्ड मेटल में डेवलप होता है, बट वो हीट इफेक्टेड जोन में भी हो सकता है। अगर क्रैक जो है वो वेल्ड मेटल के अंदर होता है, यहाँ भी दो कैटेगरी हैं इसके अंदर, तो इसे सॉलिडिफिकेशन क्रैक बोलते हैं। और अगर ये एचजेड एरिया में होता है तो हम इसको लिक्वेशन क्रैक बोलते हैं। तो ये क्रैक दो, तो हॉट क्रैक दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिडिफिकेशन क्रैक, एक होता है लिक्वेशन क्रैक। सॉलिडिफिकेशन क्रैक क्या होता है कि जब वो वेल्ड मेटल में होता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन क्रैक बोलते हैं, और वो एचजेड एरिया में होता है तो उसे हम लिक्वेशन क्रैक बोलते हैं। दोस्तों आगे हम जानेंगे हॉट क्रैक के रीजन क्या है। तो क्या होता है, जब हाई रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तो उससे हॉट क्रैक आता है। दूसरा क्या होता है, अगर हम वेल्डिंग के दौरान हमारा जो मोल्टन पूल है, अगर वो रैपिड कूलिंग होता है, जल्दी जल्दी कूल होता है, तो उससे भी हॉट क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हमारा पेरेंट मेटल की थिकनेस हाई है तो उससे भी हॉट क्रैक आएगा। अगर हमारे जो वेल्ड मटेरियल है, बेस मेटल है, उसकी डक्टिलिटी सही नहीं है, पुअर है, कम है, तो उससे भी हॉट क्रैक आने के चांसेस हो जाएंगे। अगर हम हाई करंट पे वेल्डिंग कर रहे हो तो उससे भी हॉट क्रैक आ जाएगा। और अगर हम प्रॉपरली हीट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, पोस्ट वेल्ड या प्री हीट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हॉट क्रैक आ जाएगा। तो इससे प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन यही है कि जो हमारा प्री हीट है और पोस्ट हीट है वो हम प्रॉपर करें, और राइट फिलर मेटेरियल और इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करें, तो जिससे कि ये हॉट क्रैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों हम जानेंगे कोल्ड क्रैक। कोल्ड क्रैक क्या होता है, जैसे हॉट क्रैक मैंने बताया था कि ये तुरंत वेल्डिंग के सॉलिडिफाइड होते ही मोल्टन पूल के तुरंत होता है, या उसी टाइम होता है, या तुरंत वेल्डिंग होने के तुरंत बाद हो जाता है। बट कोल्ड क्रैक क्या होता है कि ये वेल्डिंग होने के कई दिन बाद होता है। ये क्या होता है, जब हमारा वेल्डन मोल्टन पूल जो होता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, उसके एक हफ्ते बाद भी ये कोल्ड क्रैक हो सकता है। और जो कोल्ड क्रैक होता है मोस्टली वो एचजेड एरिया में डेवलप होता है, बट ये वेल्ड मेटल में भी हो सकता है, बट ये मोस्टली एचजेड एरिया में होता है। जैसे यहाँ पे हम एक फोटो देख रहे हैं, उसके अंदर ये एचजेड एरिया है, हीट इफेक्टेड जोन, इसमें यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया, तो ये कोल्ड क्रैक है। कोल्ड क्रैक का रीजन क्या होता है, कोल्ड क्रैक में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन एटम डिफ्यूज हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं वेल्ड मेटल के अंदर,
तो कोल्ड क्रैक हो जाता है। ये क्या होता है कि जैसे हमारी सरफेस पे मॉइस्चर होता है, बेस मेटल पे सही से साफ नहीं किया, तो क्या होता है कि वेल्डिंग के दौरान वो उसके अंदर कंटामिनेट हो जाता है, वेल्ड पूल के अंदर, और ये हाइड्रोजन आइटम इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड से भी आ सकते हैं, फॉरेन कंटामिनेशन से भी हो सकते हैं। तो ये दो तीन तरह के रीज़न हैं जहाँ से ये हाइड्रोजन एटम इंड्यूस्ड हो जाते हैं वेल्डिंग के अंदर और कोल्ड क्रैक का रीज़न बनते हैं। दूसरा, लैक ऑफ प्रीहीटिंग। अगर हम सही से प्रीहीटिंग ना करें तो उससे भी क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। क्या होता है, वेल्डिंग तो हो जाती है बट उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और जो है कि आगे जाके कुछ समय बाद क्रैक डेवलप कर देता है। तो इसके प्रिवेंशन क्या है कि प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग सही से होना चाहिए। और दूसरा, जैसा हमें कह रहे हैं हाइड्रोजन इंड्यूस्ड हो जाती है, तो उसके लिए हमको लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कारण क्रैक के, कोल्ड क्रैक और हॉट क्रैक। इनका मेन ये है कि हमें प्री हीटिंग सही से करना चाहिए, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहिए, तो इससे कोल्ड क्रैक से बचा जा सकता है। सही इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। जो क्रैक है बहुत डेंजरियस है और ये जो होता है रेजर इफेक्ट देता है, स्ट्रेस रेजर का काम करता है। तो बहुत डेंजरस है, इससे बच के रहना चाहिए। क्रैक से सही से वेल्डिंग करना चाहिए जिससे क्रैक ना आए। आगे है दोस्तों वेल्डिंग डिफेक्ट, पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ये जो होता है कैविटी लैक डिफेक्ट होता है और ये राउंड शेप या एलैंगेटेड हो सकता है और ये सरफेस या सब सरफेस पे पाया जाता है मोस्टली। और सरफेस सब सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस से 5-6 नीचे के एरिया को हम सब सरफेस एरिया बोलते हैं। और ये क्या होता है, मोस्टली गैसों के एंट्रप्ट होने के कारण होता है। क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें गैसेस फॉर्म होती हैं और जब हमारा मोल्टन पूल सॉलिडिफाइड होता है, वो जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो ये गैसें उसके अंदर फंस जाती हैं। तो ये जो है कि और ये पोरोसिटी और ब्लो होल जनरेट हो जाते हैं। अगर ये टाइम से बाहर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जल्दी मोल्टन पूल जो है कि सॉलिडिफाइड हो जाता है और ये गैसें उसके अंदर फंस जाती हैं। एंट्रप्ट गैसों में मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्गन, हीलियम जो कि गैसें होती हैं, ये पोरोसिटी का मेजर कारण होती हैं। ये कुछ स्नैप्स हैं पोरोसिटी के। ये फोटो देख रहे हैं पोरोसिटी होती कैसे है, कहाँ पे होती है, सब सरफेस में है, ये सरफेस पे है, यहाँ सरफेस पे पोरोसिटी है। तो ये पोरोसिटी के कुछ स्नैप्स हैं। आगे कॉजेज मैं बताता हूँ पोरोसिटी के क्या होते हैं। एक्सेसिव हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में हो तो पोरोसिटी का कारण बनती है। अगर हमारा मोल्टन पूल जल्दी जल्दी सॉलिडिफाइड हो रहा हो तो उससे भी पोरोसिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम डर्टी फिलर मटेरियल हो या हमारा बेस मटेरियल साफ ना हो, इलेक्ट्रोड डर्टी हो, उससे भी पोरोसिटी आने के चांस रहते हैं। अगर हम गैल्वनाइज बेस मेटल जो होता है उसको बिना जिंक रिमूव किए हुए अगर उसके ऊपर वेल्डिंग करें तो उससे भी पोरोसिटी आएगी। अगर एक्सेसिव मॉइस्चर हो एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रोड हमने प्रॉपर बेक ना किया हो, मॉइस्चर हो उसके अंदर, सरफेस पे ग्रीस हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, वाटर कंटामिनेशन हो, तो उससे भी पोरोसिटी आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, हमारी जो प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर ना हो, हवा तेज चल रही हो, टेंट सही से ना लगा हो, अगर हम बाहर कर रहे हैं तो एयर एंटाइटमेंट हो हमारे गैस शील्ड में तो पोरोसिटी आ सकती है। अगर हमारा इंटरपास टेम्परेचर सही नहीं है उससे भी पोरोसिटी आ सकती है। अनस्टडी ट्रैवल स्पीड हो, ट्रैवल स्पीड सही ना हो, वो भी पोरोसिटी आने का चांसेस है। वेल्डिंग बीड अगर हमारी बहुत चौड़ी हो उससे भी आ सकती है। और हमारे आर्क के आगे अगर स्लैग चल रहा हो तो उससे भी पोरोसिटी आ सकती है। अगर हम बहुत हाई वोल्टेज या लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज करें तो वो भी एक रीजन है पोरोसिटी आने का। आगे दोस्तों, रेमेडीज क्या है पोरोसिटी की। अगर हम लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें या उस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करें तो पोरोसिटी आने के चांसेस बहुत कम है। फिलर मटेरियल जो है उसके अंदर हाई डीऑक्सीडाइजर कंटेंट होने चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, कोटिंग होनी चाहिए। और अगर हम प्रीहीट या एक्स्ट्रा हीट इनपुट का प्रयोग करें
तो उससे क्या होगा कि मोल्टन पूल का सॉलिडिफिकेशन रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, वो धीरे धीरे सॉलिड होगा। तो उससे क्या है कि जो एंट्रप्ट गैसें हैं वो बाहर निकल जाएंगी और पोरोसिटी नहीं आएगी। हमें क्लीन फिलर मटेरियल और बेस मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करने से पहले बेस मटेरियल को साफ कर लेना चाहिए। और जब भी हम गैल्वेनाइज मटेरियल का वेल्डिंग मारना है तो उसमें से हमें पहले जिंक उतार देना चाहिए। और इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, उसको स्टोरेज के लिए प्रॉपरली प्लेस पे अच्छी तरह से करके रखना चाहिए। और वेल्डिंग करते समय बेक्ड इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहिए और उसको प्रीहीट कर लेना चाहिए। बेस मेटल को भी प्रीहीट कर लेना चाहिए। और हमें शील्डिंग गैस का फ्लो बराबर रखना चाहिए। अगर शील्डिंग गैस का फ्लो कम है तो उससे भी पोरोसिटी आने के चांसेस रहते हैं, बाहर से गैसें एंट्रैप्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी रेमेडीज ऑफ पोरोसिटी। अब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ पोरोसिटी कौन से होते हैं। पोरोसिटी नॉर्मली 5 तरह की होती है: स्कैटर्ड पोरोसिटी, क्लस्टर पोरोसिटी, पाइपिंग पोरोसिटी, अलाइंज पोरोसिटी या लीनियर पोरोसिटी, और एलंगेटेड पोरोसिटी। दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पोरोसिटी के ऊपर, आप वहाँ जाके इसके बारे में और डीप नॉलेज ले सकते हैं। आगे दोस्तों अंडरकट। अंडरकट क्या होता है? अंडरकट जो होता है वो क्या होता है कि जब भी हम वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग के किनारे के एज पे एक कट होता है और ये पूरे वेल्ड मेटल के वेल्ड लेंथ के पैरेलल होता है और बिल्कुल नियर बाई होता है, वेल्ड के टो पे होता है ये। तो इसको हम अंडरकट बोलते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? अगर हम हाई करंट और हाई वोल्टेज का प्रयोग करें तो अंडरकट आ सकता है। अगर हम लॉन्ग आर्क लेंथ या लार्ज डाया, बड़े डाया का इलेक्ट्रोड प्रयोग करें तो अंडरकट हो सकता है। और हमारा इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग करते समय एंगल सही नहीं है या हम गलत वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करें तो उससे भी अंडरकट आ सकता है। ये अंडरकट के कॉजेज हैं मोस्टली। इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप अपनी मशीन को स्क्रैप मटेरियल पे टेस्ट करो और बेस मेटल को सही से क्लीन करो। करंट, एम्परेज, वोल्टेज का सिलेक्शन करो। इलेक्ट्रोड डाया सुटेबल टू वेल्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अंडरकट नहीं आएगा। अंडरकट जो है थोड़ा सा ये डेंजरस डिफेक्ट है। होता क्या है, ये एक स्ट्रेस रेजर की तरह काम करता है। जब इसके ऊपर फैटिग लोड पड़ता है तो स्ट्रेस रेजर की तरह काम करता है। तो जो ये है कि बहुत डेंजरस डिफेक्ट है, इससे हमें बचना चाहिए, प्रॉपर्ली वेल्डिंग करनी चाहिए। दोस्तों आगे है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्ड मेटल है वो प्रॉपरली बेस मेटल को, थिकनेस को पास नहीं करता, वो अंदर ही रह जाता है, जॉइंट के रूट को पार नहीं करता। उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा वेल्डिंग है, हमने इसको बेवल बनाया, वेल्डिंग किया इसको, और ये जो वेल्डिंग मटेरियल है ये पेनिट्रेट नहीं हुआ प्रॉपर। एक्चुअली यहाँ तक वेल्डिंग होना चाहिए बट ये प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं हुआ, तो इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलेंगे। ये देखिए दूसरा ये मैंने फोटो दिया है, ये वेल्डिंग का, इसमें दिखाया गया है कि पूरा वेल्ड मेटल पेनिट्रेट हो गया, तो ये करेक्ट कंडीशन है। और जो ये ऊपर वाली कंडीशन है ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कंडीशन है, इसमें वेल्ड मेटल पूरा पेनिट्रेट नहीं हुआ रिक्वायर्ड डेप्थ तक, तो इसको हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। इसके कारण क्या है कि अगर हमारा रूट गैप जो है वो बहुत छोटा है, रूट ओपनिंग छोटी है, तो मटेरियल जो है पेनिट्रेट नहीं होता है। अगर हमारी ट्रैवल स्पीड तेज है तो उससे भी मटेरियल पेनिट्रेट नहीं होगा जितना, क्योंकि उसको थोड़ा सा मेटल को मेल्ट होने के लिए टाइम चाहिए और उससे पहले वेल्ड होकर हम आगे चले जाते हैं फास्ट ट्रैवल स्पीड की वजह से। अगर हमारा हीट टेम्परेचर सही नहीं है या हीट इनपुट जो कि हम करंट वोल्टेज से देते हैं वो पैरामीटर सही नहीं है तो उससे भी पेनिट्रेशन नहीं होता है। और इलेक्ट्रोड डाया अगर हमारा बड़ा है, रूट ओपनिंग कम हो गई, इलेक्ट्रोड डाया बड़ा हो गया, तो उससे भी पेनिट्रेट नहीं होगा।
अगर हम शॉर्ट आर्क लेंथ प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी जो है कि हमारा पेनिट्रेशन बराबर नहीं आएगा, जिसे हम दोस्तों लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जॉइंट प्रिपरेशन सही होना चाहिए, रूट गैप बराबर होना चाहिए, रूट फेस बराबर होना चाहिए। दूसरा, हमारी हीट इनपुट हीट सही होनी चाहिए, करंट वोल्टेज बराबर आना चाहिए, रूट गैप और रूट ओपनिंग बराबर होनी चाहिए, हमारी ट्रेवल स्पीड सही होनी चाहिए और सुटेबल डाया का इलेक्ट्रोड करना चाहिए। ये इसके प्रिवेंशन है। रिपेयर, अगर हमारा जैसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो जाता है तो इसको रिपेयर कैसे करना है? सिंपल है, बैक गोज करेंगे उसको पीछे से और प्रॉपर बैक वेल्ड करेंगे उसको और सही कर देंगे। यही इसका एक रिपेयर का मेथड है। दूसरा, ये भी जो लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है ये भी स्ट्रेस एरियर की तरह काम करता है फटीग लोड में। तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है, मटेरियल के वेल्डिंग के फेल होने का चांसेस रहता है, तो इससे को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो मटेरियल होता है वो सही से मेल्ट नहीं होता वेल्ड के अंदर। बेस मेटल और वेल्ड मेटल आपस में प्रॉपरली मेल्ट नहीं होते, उसको हम लैक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन के कारण क्या क्या होते हैं कि हमारा वेल्डिंग करंट कम हो, फास्ट ट्रेवल स्पीड हो, हमारी ट्रेवल स्पीड तेज होगी तो उससे लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है। फिर हीट कम हो, हीट इनपुट कम हो, करंट वोल्टेज कम हो और वेल्डर स्किल ना हो, तो भी ये लैक ऑफ फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको हम एलओएफ भी बोलते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन को। ये फोटो में देख रहे हैं, ये बेस मेटल है, सही से ये फ्यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन हो गया है। इसमें ऐसा भी होता है जैसे अब हम मल्टी लेयर वेल्डिंग करते हैं तो इसके बीच में मटेरियल जो है फ्यूज नहीं हो पाया तो उससे भी लैक ऑफ फ्यूजन हो जाता है। ये हमने सिंगल बेवल जॉइंट में दिखाया और ये मल्टी लेयर वेल्डिंग में दिखाया कि यहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन हो रहा है। आगे इसका प्रिवेंशन क्या है? हमें प्रॉपरली वेल्डिंग करंट को यूज करना चाहिए, प्रॉपर ट्रैवल स्पीड रखनी चाहिए, करेक्ट अगर ज़रूरत है तो हमें प्री हीट देनी चाहिए मटेरियल को, हीट इनपुट करंट वोल्टेज बराबर रखना चाहिए और वेल्डिंग जो है स्किल्ड वेल्डर से करनी चाहिए। अनस्किल्ड वेल्डर जो करेगा तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है। इसको रिपेयर कैसे करेंगे? गॉजिंग करके रिमूव करेंगे, रीवेल्ड करेंगे। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इस एरिया का पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन है, तो उसे बड़ा केयरफुली रिमूव करना पड़ता है। आजकल जो मशीनें आ गई हैं उनकी वजह से आइडेंटिफाइड करके उनकी मदद से और इसको प्रॉपरली रिमूव करके तब इसे दोबारा रिवेल्ड करना चाहिए। तो इसका ये रिपेयर है। आगे दोस्तों जानेंगे इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन जो होता है ये बहुत कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है और ये हमारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में पाया जाता है। और ये जो होते हैं इंक्लूजन सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जैसे टंगस्टन, फ्लक्स, स्लैग और ऑक्साइड। और ये क्या होता है, ये फॉरेन मटेरियल होते हैं जो कि मोल्टन पूल में ट्रैप्ड हो जाते हैं और ये वेल्डिंग के इंटरफेस पे या उसके अंदर हो सकते हैं मोल्टन पूल में। इंक्लूजन डिफेक्ट का नाम भी हमने जो ये जिस तरह का मटेरियल उसके अंदर इंक्लूजन होता है उसके नाम पे रखते हैं, जैसे टंगस्टन इंक्लूजन, फ्लक्स इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन, ऑक्साइड इंक्लूजन। और ये जो होता है फ्लक्स शील्डिंग प्रोसेस में मिलता है। और ये जो होता है लीनियर, आइसोलेटेड और क्लस्टर्ड कैसा भी हो सकता है। इंक्लूजन पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप इसको वहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। आगे हम जानेंगे इंक्लूजन कौन कौन से होते हैं। तो इंक्लूजन होते हैं, जैसे पहला इंक्लूजन है, चार तरह के इंक्लूजन होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। पहला इंक्लूजन है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन कौन कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में मिलता है? ये मिलता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में, एफसीडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हमें स्लैग इंक्लूजन मिलता है।
दूसरा है फ्लक्स इंक्लूजन। फ्लक्स इंक्लूजन मिलता है हमें SMAW प्रोसेस में, FCAW प्रोसेस में और SAW प्रोसेस में। तीसरा है टंगस्टन इंक्लूजन या मेटेलिक इंक्लूजन, ये हमें टिक वेल्डिंग में, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में मिलता है। ऑक्साइड इंक्लूजन, ये जो है ऑक्साइड इंक्लूजन हमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग वगैरह में हमें ऑक्साइड इंक्लूजन मिलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रहता हूँ कि जो इंक्लूजन है उनके कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या क्या हैं, कॉमन कॉजेज जो हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे स्लैग डिटैचमेंट, अगर स्लैग हमारा रिमूव ना हो तो ये इंक्लूजन बन जाता है, जो कि स्लैग इंक्लूजन होता है। और इसका रेमेडीज यही है कि हमें एवरी रन पे स्लैग को रिमूव करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, स्लैग इंक्लूजन हो गया है। यहाँ पे वेल्डिंग के दौरान स्लैग को रिमूव नहीं किया और उसके ऊपर वेल्ड कर दिया है, तो ये स्लैग इंक्लूजन हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम वेल्ड करें, हमें प्रॉपरली स्लैग को पहले साफ करना चाहिए, फिर उसके ऊपर वेल्ड मारना चाहिए। तीसरा है रिफैक्टरी ऑक्साइड्स। इसमें क्या होता है कि जब कोई बेस मेटल होता है उसकी सरफेस पे कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मली ऑक्साइड इंक्लूजन में होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब हम वेल्डिंग करें उससे पहले वायर ब्रश को लेके सरफेस को ढंग से साफ कर देना चाहिए, जिससे उस पर लगे हुए ऑक्साइड्स वगैरह निकल जाएं, तो ये ऑक्साइड इंक्लूजन नहीं होगा। तीसरा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में और टिक वेल्डिंग में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड टंगस्टन का जो होता है वो मोल्टन पूल को या बेस मेटल को टच कर देता है, तो क्या होता है कि टंगस्टन के पार्टिकल बेस मेटल पे या मोल्टन पूल में चले जाते हैं। तो इसके लिए जो रेमेडीज है वो यही है कि हमें इलेक्ट्रोड को वेल्ड पूल या बेस मेटल से टच होने से बचाना चाहिए, उसको टच नहीं होने देना चाहिए। अगर वो टच हो जाएगा तो टंगस्टन इंक्लूजन का कारण बन जाएगा। इसके बाद है फ्लक्स इंक्लूजन, इलेक्ट्रोड फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो, उसके ऊपर फ्लक्स की कवरिंग होती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो फ्लक्स टूट के वेल्ड पूल के अंदर गिर जाता है और एंट्रैप्ड हो जाता है। तो इसके लिए हमारी रेमेडीज यही है कि हमें गुड क्वालिटी के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रोड को प्रॉपरली स्टोरेज करना चाहिए जिससे वो डैमेज ना हो, और बेक्ड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, तो ये फ्लक्स इंक्लूजन नहीं होगा। उसके बाद है इम्प्रॉपर जॉइंट, वेल्ड जॉइंट सही ना हो तो डिस्क्रिप्शन में। तो इसके कारण क्या है कि इम्प्रॉपर वेल्ड जॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो वेल्ड जॉइंट बनाया है ग्रुप सही से नहीं बनाया है। यहाँ पे क्या है, ये फ्लक्स अंदर तो आ गया है बट ये बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि ज्योमेट्री सही नहीं है, यहाँ पे अटक गया है। तो ये इंक्लूजन बन गया, फ्लक्स या स्लैग इंक्लूजन बन गया। तो इसके लिए क्या है कि जॉइंट ओपनिंग जो है स्मूथ होनी चाहिए, स्लैग, जिससे जब मेटल मोल्टन पूल के साथ रिएक्शन हो उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज के साथ स्लैग बाहर निकल जाना चाहिए। तो वेल्ड जॉइंट सही होगा तो ये डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज थे इंक्लूजन के। आगे है दोस्तों अंडरफिल। अंडरफिल क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि वेल्डिंग जो होती है वो बेस मेटल से नीचे रह जाती है। प्रॉपर वेल्डिंग में रेनफोर्समेंट होना चाहिए, वो रेनफोर्समेंट फॉर्म नहीं होता है, वेल्डिंग नीचे रह जाती है, उसको अंडरफिल बोलते हैं। जैसा कि हम फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर बेस मेटल है ये, और ये जो वेल्ड है ये उससे नीचे रह गया है, तो इसको अंडरफिल बोलते हैं। इसका कॉजेस क्या है कि इनप्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक है, वेल्डर सही नहीं होगा, उसको समझ नहीं है, तो उससे अंडरफिल आ जाता है। प्रिवेंशन क्या है, हमें प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए, पोजीशन प्रॉपर लेनी चाहिए, और प्रॉपर कवर और पास जो है हमारे सही से होने चाहिए। स्टेप पर बीड का प्रयोग करना चाहिए कवर पास से पहले, कवर पास को प्रॉपर करना चाहिए। तो इसका प्रिवेंशन है। इसका रिपेयर कुछ नहीं है, बस सिंपली आप इसके ऊपर एक रन और वेल्ड कर दीजिए, और अगर कुछ एक्सेस वेल्ड इधर उधर हो गया तो उसे ग्राइंडिंग से मैच कर दीजिए। इसका यही है रेमेडीज, रिपेयर जो है।
ये दोस्तों अंडरफिल का कुछ इमेजेस है। अब देखिए, जैसे ये बेस मेटल है और ये वेल्डिंग उसके नीचे रह गया, इसके ऊपर एक लेयर और कवर पास मारना चाहिए था, बट उन्होंने मारा नहीं है, तो इसकी वजह से जो है कि ये अंडरफिल बन गया। ये दोनों इमेजेस उसकी हैं। इसके ऊपर और प्रॉपरली एक वेल्ड मार देंगे तो प्रॉपरली वेल्ड हो जाएगा। तो ये अंडरफिल डिफेक्ट था। आगे है दोस्तों ओवरलैप। ओवरलैप में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वेल्डिंग रूट फेस है वो प्रॉपर नहीं बनता और वो एक तरफ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है बियॉन्ड द टो। टो तक हमारी वेल्डिंग होनी चाहिए, बट वो उससे भी आगे हो जाती है। यहाँ पे वेल्ड का टो है, बट ये इससे आगे हो गई है, तो ये ओवरलैप हो गया है। इसके कॉजेस क्या है कि इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एंगल सही नहीं है और ट्रैवल स्पीड गलत है, तो इसकी वजह से ये जो है ओवरलैप का डिफेक्ट आता है। ओवरलैप कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कंटूर प्रॉब्लम है, वेल्डिंग प्रोफाइल सही नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रॉपरली वेल्डिंग नहीं हुआ है, एक तरफ भाग रहा है, यहाँ तक वेल्ड होना चाहिए, यहाँ तक भाग के आ गया, तो ये ओवरलैप है। ये फोटो है ओवरलैप की। और यहाँ पे देखिए वेल्डिंग यहाँ तक होना चाहिए, बट ये बाहर निकल के आ गई है, वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं है, तो इसको ओवरलैप बोलते हैं। आगे आता है दोस्तों स्पैटर। स्पैटर जो होता है, ये जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये छिटक के जो इलेक्ट्रोड होता है उसके कुछ पार्टिकल बाहर निकल आते हैं और सरफेस पे पड़ जाते हैं, बेस मेटल की, कभी वेल्डिंग की, तो उसे हम स्पैटर बोलते हैं। होता क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो गोबुलर ट्रांसफर होता है। गोबुलर ट्रांसफर में क्या होता है कि मटेरियल टूट के जब नीचे गिरता है इलेक्ट्रोड, तो ये छिटक के सरफेस पे वेल्ड पूल में और दाएं बाएं चला जाता है, तो हम इसको स्पैटर बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस होते हैं लॉन्ग अर्थ लेंथ और इलेक्ट्रोड एंगल। हाई वेल्डिंग करंट का प्रयोग करें, उससे स्पैटर ज़्यादा आते हैं। हमारा वेल्डर स्किल्ड नहीं है, तब ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, गोबुलर ट्रांसफर में इलेक्ट्रोड ड्रॉपलेट जो होते हैं वो बेस मेटल पे स्प्रेड हो जाते हैं, उससे स्पैटर पैदा हो जाते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन क्या है कि ये सारी चीज़ें, कॉजेज जो हैं, हमको इन्हें सही करना चाहिए और बेस मेटल को किसी चीज़ से कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि इजीली स्पैटर रिमूव हो जाए। चॉक पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं और आजकल केमिकल भी आते हैं जो कि स्पैटर रिमूव हो जाते हैं, जिनसे इजीली उसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पैटर से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर क्या होता है कि हमें मैन पावर ज़्यादा लगती है स्पैटर को छुड़ाने के लिए, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रोड का कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्पैटर बन के इलेक्ट्रोड हमारा गिर रहा है इधर उधर, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमको छुड़ाने में मेहनत और करनी पड़ती है, तो इसलिए स्पैटर कम आना चाहिए। स्पैटर हमारी प्रोडक्टिविटी को लॉस कर देता है, वेल्ड मटेरियल को ज़्यादा कंज्यूम करा देता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, तो स्पैटर, इसलिए ये डिफेक्ट है। ये इमेजेस देखिए, स्पैटर की इमेजेस हैं, कैसे फैला हुआ है वेल्डिंग करते समय स्पैटर। अब इनको छुड़ाने में और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की पड़ती है, ये स्पैटर की डिफेक्ट है। आगे दोस्तों कुछ ये अनएक्सपेक्टेबल अनएक्सेप्टेबल वेल्ड प्रोफाइल्स हैं। वेल्ड प्रोफाइल जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, जिनमें पिनोल आ रहे हैं, पोरोसिटी आ रहे हैं, सही से बीड नहीं बन रही है, तो ये इमेजेस हैं कुछ वेल्ड प्रोफाइल की जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं। हमें ऐसी प्रोफाइलों से बचना चाहिए, और जो अनस्किल्ड वेल्डर होते हैं वो ऐसी प्रोफाइलों को ही देते हैं, इसलिए हमें स्किल्ड वेल्डर का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट हीट इनपुट, वेल्डिंग एम्परेज, वोल्टेज, प्रीहीट का प्रयोग करना चाहिए वेल्डिंग के लिए, जिससे कि एक सही प्रोफाइल आ सके। करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट्स, उनके रेमेडीज और उनके कॉजेस के बारे में। आगे जो हमारा डिड यू नो न्यूज़ सेगमेंट है,
इसमें आज का टॉपिक है प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी वेल्डेड। जैसे कि हम जानते हैं हम मेटल को वेल्ड करते हैं, उसी तरह प्लास्टिक को भी वेल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम वेल्ड कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल प्लास्टिक से डिफर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो है कि हम उसको वेल्ड कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। जब क्या होता है कि इसका जब हम वेल्डिंग इसका सॉरी थर्मोप्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और नॉर्मल प्लास्टिक का बहुत कम है। तो क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो मेल्ट होकर जुड़ जाता है और थर्मोप्लास्टिक पिघल के तुरंत दूसरी फॉर्म पकड़ लेता है। तो ये दोस्तों हमारे आज के डिड यू नो सेगमेंट में था। आगे एनी क्वेश्चन हो आपके कोई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।